अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में ये देखा कि पेपर पैटर्न कैसे होता है और टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाएगी अपने फिजिक्स के पेपर में। तो अब हम लेक्चर 2 का आगाज़ करते हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपने फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं, उनके क्या नाम है और हम कौन सा चैप्टर शुरू करने लगे हैं। तो चलते हैं अपने कंटेंट्स के ऊपर और देखते हैं कि चैप्टर जो हैं वो फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर में कितने हैं। अच्छा, तो आपके सामने भी स्लाइड आ गई है, उसमें सामने कंटेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो 10 चैप्टर हैं आपके पास। सबसे पहला है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 15th इज़ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, 16th इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, 18 एटॉमिक स्पेक्ट्रा, 19 न्यूक्लियर फिजिक्स और नंबर 20 जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन है। ठीक है। अच्छा, सवाल अब ये पैदा होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये चैप्टर नंबर 11 से शुरू क्यों हो रहा है, तो बाकी के 10 चैप्टर्स कहाँ गए। बाकी के 10 चैप्टर्स वो हैं जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, 10 वो। तो सेकेंड ईयर में 11 से काउंटिंग शुरू होती है, दैट्स वाई हम चैप्टर नंबर 11 कहते हैं इसको। ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह हम अपने मीन टाइम में जो है वो सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, डेरिवेशंस भी हैं, लॉन्ग प्रोसेस भी हैं, लॉन्ग नोट्स भी हैं, बहुत कुछ है इस सेकेंड ईयर की फिजिक्स में पढ़ने को। और एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, सेकेंड ईयर की फिज़िक्स थोड़ी मुश्किल है। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब चलते हैं, हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 11 अपना। और इसमें हम इस तरह चलेंगे कि चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक तो लाइन से करेंगे। ठीक है। लेकिन उसके बाद हम करेंगे 19 और 20, फिर करेंगे 17 और 18। ठीक है। इसकी क्या वजह होगी वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है। अच्छा जी, तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 11, थर्मोडायनामिक्स एंड हीट, या हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आप कह सकते हैं। दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, पूरी डिटेल में हीट के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा फिर आधा पोर्शन हीट के बारे में, उसके बाद फिर थर्मोडायनामिक्स शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई। तो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अब पढ़ रहे हैं हीट। हीट पता होना चाहिए कि हीट क्या होती है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि ये जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन में लिखा हुआ भी है। क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एग्जिस्ट इन ट्रांजिशन स्टेट दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी और वाइस वर्सा ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, वही वाली बात कि जो आप क्लास 8 और क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है। तो बड़ी आसान सी इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवाई। ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमेशा किस में होती है, ट्रांजिशन स्टेट में होती है। अब सर ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, फिर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो ग्रुप्स और आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें एक कुछ ग्रुप्स जो बीच में होते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर रहते हैं, वो इसी वजह से वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। तो क्यों कहते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि वो हर केमिकल रिएक्शन पे अपने कलर को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेते हैं, यानी कि चेंज होने वाली स्टेट बेसिकली क्या कहलाती है, ट्रांजिशन कहलाती है। सही हो गई बात ये वाली। अच्छा, अब सर चेंज हो रही है तो कैसे चेंज हो रही होगी और कहाँ चेंज हो रही होगी, ये बात भी है। तो अगर डेफिनेशन को गौर करें और अगर इसको तोड़ दें 4 हिस्सों के अंदर, 4 सेगमेंट्स में, तो कुछ साफ साफ बात समझ में आ जाएगी। सर पहली बात तो ये हो गई कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमेशा एग्जिस्ट करती है किसमें, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। सही है। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, कहाँ से कहाँ चेंज होती है, ये आगे लिखा हुआ है, दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। सही है। अच्छा, मतलब कि जो हॉट बॉडीज से कोल्ड बॉडीज़ में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है। अब तक हम ये जानते थे, लेकिन सेकेंड ईयर में आने के बाद हमने पढ़ा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, इसका उलट, यानी कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भी ट्रांसफ़र होती है। अब किस वजह से ट्रांसफ़र होती है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें टेम्परेचर का डिफरेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है, ये टेम्परेचर चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, हीट ट्रांसफ़र कर सकें। आगे बात समझ में वाली, दो एग्जांपल्स देता हूँ कि कैसे हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, हॉट टू कोल्ड भी और कोल्ड टू हॉट भी। सबसे आसान बात तो यूँ समझ लीजिए कि जो आपका स्टोव होता है किचन में, चूल्हा जिसको बोलते हैं, आप खाना बनाने के लिए, कोई भी कुकिंग करने के लिए आप फ्राई पैन या फिर कोई भी यूटेंसिल रखते हैं ऊपर, तो जो स्टोव है वो हॉट बॉडी, और जो आपने यूटेंसिल इनिशियली रखा वो कोल्ड बॉडी होता है। जैसे जैसे स्टोव से हीट पास होती रहती है, हम हीट पास होती है तो होता क्या है, हॉट बॉडी कौन था, स्टोव। ठीक है। यूटेंसिल क्या था, कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो गई। अब हीट ट्रांसफ़र कैसे हुई, डिफरेंस था टेम्परेचर के अंदर। जो हॉट बॉडी थी, जो स्टोव था, उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, और जो यूटेंसिल था उसका टेम्परेचर कम था। क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस है तभी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, अगर टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। इसकी एक साल ऐसे ले लीजिए
कि पानी को ट्रांसफ़र कराने के लिए ऊपर से एक जगह दूसरी जगह पर हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। अगर पानी का लेवल एक ही है तो पानी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। हाँ, एक को क्या करना पड़ेगा, एक को अपर लेवल पर रखना पड़ेगा, एक को लोअर लेवल पर रखना पड़ेगा, तभी पानी फ्लो करके कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये तो एग्जांपल हो गई। आप अपने जो क्लोथ्स हैं वो करते हैं, आयरन करते हैं, तो आयरन बेसिकली क्या होती है, हॉट बॉडी होती है। आपके जो क्लोथ्स हैं वो क्या होते हैं, कोल्ड बॉडी होते हैं। तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और इसी तरीके से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, जिसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आप सबके घरों में मौजूद है, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आप उसमें रखते हैं गर्म कोई भी चीज़ ठंडी करने के लिए। तो रेफ्रिजरेटर का माल क्या होता है, रेफ्रिजरेटर कोल्ड बॉडी है। ठीक है, और जो आपने चीज़ रखी है वो हॉट बॉडी है। तो हीट ट्रांसफ़र कहाँ से होती है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर वो चीज़ ठंडी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये विदाउट एक्सटर्नल सोर्स जो है वो मुमकिन नहीं है। अभी इंशाल्लाह हम जब चैप्टर एंड होने लगेगा तो उससे कुछ टॉपिक्स पहले हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको डिटेल स्टडी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गई बात ये वाली। बस याद क्या रखना है कि हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा एग्जिस्ट करती है ट्रांजिशन स्टेट के अंदर। कैसी ट्रांजिशन स्टेट के अंदर सर, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। किस वजह से ट्रांसफ़र होती है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर ट्रांसफ़र होती है। अच्छा जनाब, अब किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी डेरिवेशन में हम इसको जो है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू के साथ डेल्टा क्यों लगाते हैं, डेल्टा इससे लगाते हैं ये शो करने के लिए कि ये जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि हीट जो है वो हमेशा ट्रांजिशन स्टेट में, हम अभी बात जानते हैं क्लास 9 से कि डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इसलिए हीट को हमेशा डेल्टा क्यू से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हर फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला होता है उसको मेजर करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, तो हीट का भी यही, हीट के भी कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, लेकिन जो हीट का बेसिक फार्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है पहले नंबर पे कि डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। सी बेसिकली यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, अभी हीट कैपेसिटी क्या होती है, अभी फॉर्मूला भी कैसे बना ये भी सुन लीजिए कि डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू सी डेल्टा टी कैसे बना। ठीक है, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने इसको मेंशन भी नहीं किया, ऐसे ही ओरली सुन लें आप लोग। देखें, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उस वक्त तक हीट ट्रांसफ़र, उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी कम हीट ट्रांसफ़र होगी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। मतलब कहना इसे कि डेल्टा क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेल्टा टी के। ठीक है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, और हम ये बात भी जानते हैं कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनली हटता है तो उसको रिप्लेस करता है इक्वल्स टू अलॉन्ग विद कांस्टेंट साइन, और यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनली हटा होगा तो इक्वल्स टू के साथ सी लग गया यहाँ पे। ठीक है, अब सी क्या है, कांस्टेंट, नाम क्या है, हीट कैपेसिटी। अब इस सी की भी डेफिनेशन होती है, हीट कैपेसिटी की भी। हीट कैपेसिटी क्या होती है ये भी आप क्लास मैट्रिक चैप्टर नंबर 11 है हीट में ही पढ़ कर आए थे कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो यहाँ दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। देखें, हीट कैपेसिटी क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी बॉडी का एक 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस कहना चाहें आप, 1 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी कहलाती है। लेट सपोज आपका लैपटॉप, आपका कोई, आपके हाथ में जो भी चीज़ इस वक्त मौजूद है, आप अपना हाथ ही ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, अपना हाथ का आप टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं। इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज सेड टू बी अ हीट कैपेसिटी। अच्छा, अगर उस अमाउंट ऑफ हीट जिसको आप अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, यानी कि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सब्सटेंस का या उस बॉडी का अगर आपको मास पता है तो वो हीट कैपेसिटी बन जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा, अगर यही सिलसिला आप जारी रखें किसके साथ, गैस के 1 मोल के साथ, गैस के साथ करें, किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। ऊपर वाले फॉर्मूले में एम क्या था, मास था किसी भी बॉडी और सब्सटेंस का, नीचे वाले फॉर्मूले में एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। दैट्स वाई यहाँ पे जो कैपिटल सी है वो कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आ गई बात समझ में ये वाली। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो सिंपल फार्मूला था ऊपर वाला डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी, उसमें जो सी था वो कहलाता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, किसी भी बॉडी का या किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हमें हीट चाहिए होती है, जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है,
हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, अब जो नीचे वाला फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, सही है जनाब, उसमें जो आपके पास सी है वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्यों कहलाता है, अब जो हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी बॉडी और सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उस बॉडी या सब्सटेंस का हमें मास पता है। ठीक है। अच्छा, अब नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। यहाँ पर जो सी है वो क्या कहलाता है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। सही हो गई बात, यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह ये वाली। अच्छा, अब चलते हैं हम कहाँ, हीट के यूनिट्स की तरफ। आप जानते हैं कि 3 आपके पास मेजरिंग सिस्टम्स थे। सबसे पुराना जो था वो था FPS, जिसको हम कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। उसमें हीट का यूनिट क्या लिया जाता था, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है। उसके बाद जब साइंस ने और तरक्की की, कि FPS के बाद CGS सिस्टम आ गया। तो CGS सिस्टम में जो हीट का यूनिट है वो क्या है, कैलोरी। अक्सर आप देखते होंगे इंजेक्शंस के पीछे, अभी रमज़ान गुजरे हैं, रमज़ान में हमने जितने भी मशरूबात पिए हैं, जितनी भी ड्रिंक्स पी हैं, उसके जो साशिया उसका जो पैकेट होता था उसके पीछे लिखा होता था किलो कैलोरीज या कैलोरीज, या जो आप 100 cc पीते हैं, जो आप जितने भी एनर्जाइजिंग ड्रिंक होते हैं उन सब कुछ कैलोरी लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली CGS सिस्टम के अंदर किसी भी एनर्जी का यूनिट जो है वो कैलोरी था। ठीक है। आप कोई इंजेक्शन ले लें, कोई ड्रिप ले लें, जितने भी एनर्जाइजिंग ड्रिंक्स हैं, उन सब के पीछे क्या लिखा हुआ होता है, कैलोरी लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि हमें उससे एनर्जी मिलती है, और एनर्जी का यूनिट बेसिकली CGS के अंदर क्या था, कैलोरी था। ठीक है। उसके बाद जो आजकल सिस्टम मेजरिंग सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वो कौन सा है, सिस्टम इंटरनेशनल। अच्छा, सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर जो है वो हीट का यूनिट क्या है, जूल्स है। और हीट जाहिर है कि हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होता है। तो इस तरीके से जो हीट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर है वो कौन सा होता है, कैलोरीमीटर। हीट की हमने यहाँ पे क्या पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, फॉर्मूले पढ़े, यूनिट्स पढ़े और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े। कोई अगर सवाल समझ में ना आए, कोई अगर बात समझ में ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन है, अब वो सीखेंगे। टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे इस स्लाइड के अंदर। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी और सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर। अच्छा, ये क्या सिलसिला हुआ, अब आपने हीट ट्रांसफ़र तो कर दी, जाहिर है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र की होगी। ठीक है। अच्छा, अब कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अब कोई चीज़ कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, ये कौन बताता है हमें, टेम्परेचर बताता है। ठीक है। बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ हॉटनेस और मैग्नीट्यूड ऑफ कोल्डनेस क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है। हमें जो फीवर होता है, हम क्या चेक कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी कितनी हॉट हो रही है। ठीक है। हमारी बॉडी के जो है वो हॉटनेस लेवल क्या है, हमारी डिग्री ऑफ हॉटनेस बेसिकली क्या है, हम जो चेक करते हैं, जो हमारी मेजरिंग वैल्यू आती है बेसिकली वो क्या कहलाती है, टेम्परेचर कहलाती है। और टेम्परेचर को हम किसी भी न्यूमेरिकल में, डेरिवेशन में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह के हीट के 3 सिस्टम में डिफरेंट यूनिट्स हैं, उसी तरीके से टेम्परेचर के भी 3 सिस्टम में डिफरेंट यूनिट्स हैं। फुट पाउंड सेकंड यानी कि FPS सिस्टम के अंदर टेम्परेचर यूनिट क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। और CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट सेंटीग्रेड भी कहते हैं और सेल्सियस भी कहते हैं, दोनों बातें सही हैं। और सिस्टम इंटरनेशनल में टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन्स है। ठीक है। इस तरीके से अब जाहिर है कि 3 आपके पास सिस्टम्स हो गए, फ़ारेनहाइट हो गया, सेल्सियस हो गया और केल्विन्स हो गया। कभी ज़रूरत पड़ती है केल्विन में टेम्परेचर की, कभी ज़रूरत पड़ती है फ़ारेनहाइट में, कभी ज़रूरत पड़ती है सेंटीग्रेड या सेल्सियस के अंदर। तो हमारे पास तीनों सिस्टम से टेम्परेचर को कन्वर्जन के फॉर्मूले मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में मौजूद है, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो केल्विन्स के अंदर, तो पहला फार्मूला आपके स्क्रीन पे सामने लिखा हुआ आ रहा होगा कि क्या है, TK इज इक्वल्स टू TC + 273। जो भी टेम्परेचर आपके पास मौजूद है सेंटीग्रेड के अंदर, उसमें 273 जो है वो ऐड कर दीजिए, तो आपके पास केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इसका रिवर्स प्रोसेस, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टेम्परेचर केल्विन्स में है और सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाए, तो पहले आपने सेल्सियस में 273 ऐड किया था, अब केल्विन्स में 273 माइनस कर देंगे टू गेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक हो गई बात यहाँ पे वाली। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में मौजूद है और आप चाहते हैं फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना। करेंगे क्या, बड़ी आसान सी बात है कि जो भी टेम्परेचर आपके पास सेंटीग्रेड में मौजूद है उसको 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 32 को ऐड कर देंगे। इन द लास्ट यू विल गेट द आंसर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है। अच्छा,
और जो फोर्थ वन है वो क्या है, अगर आपके पास टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट में मौजूद है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो बड़ी आसान सी बात है, जो भी फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है उसमें 32 को माइनस कीजिए, मल्टीप्लाई कराइए 5 से और डिवाइड कर दीजिए 9 से, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और यू कैन से सेल्सियस, ठीक है। जिस तरह हीट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम था कैलोरीमीटर, इसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है हमारे पास, थर्मोमीटर। सही हो गई बात यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मौजूद है वो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। नाम से ही जाहिर है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्म मतलब होता है हीट बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा, फिजिक्स की ज़बान में यूँ समझ लीजिए याद रखने के लिए कि थर्म को हम कहते हैं क्या, हीट, ठीक है। हीट बोल लीजिए या थर्मोमीटर से निकाल के याद कर लीजिए कि जो थर्म है वो बेसिकली हमें टेम्परेचर की याद दिलाता है। टेम्परेचर मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब होता है बढ़ना, थर्मल मतलब है कि हीट की वजह से या टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बढ़ना। बात एक ही है, ऐसे बोलूँ कि टेम्परेचर ज़्यादा होना, ऑब्वियसली क्या हुआ होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमने उसको हीट प्रोवाइड की होगी, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखी हुई है। द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी सब्सटेंस का अगर साइज़ बढ़ जाए हीट की वजह से, हीट देने की वजह से, तो वो जो आपके पास एक्सपेंशन है क्या कहलाती है, थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। कोई भी आपके मेटल का पीस है, ठीक है, आप उसको इतना हीट करें, इतना हीट करें, इतना हीट करें कि उसके साइज़ में जो है वो इजाफा होना शुरू हो जाए, ये इजाफा, ये एक्सपेंशन क्या कहलाती है, थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। 3 टाइप की थर्मल एक्सपेंशन होती है, कौन कौन सी, एक होती है लीनियर एक्सपेंशन, दूसरी होती है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तीसरी होती है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। अगर आप लीनियर एक्सपेंशन से ये समझ लें तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी आपके, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन नाम से जाहिर हो रहा है। लीनियर मतलब आप देखें, लीनियर के जो शुरू के 4 वर्ड हैं वो बनते हैं लाइन, और लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट। इसका मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस की हीट देने के बाद जो लेंथ में चेंज आएगा बेसिकली वो क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। लेट सपोज आपके हाथ में अगर कोई पेन मौजूद है, उसको सपोज कर लीजिए वो रॉड है, ठीक है ना, वो रॉड है, आपने उसको हीट किया, जब हीट किया तो उसके अंदर क्या आ गया, उसकी लेंथ हल्की सी बढ़ गई। ये नहीं होगा कि अगर छोटा सा पेन है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, बहुत ही मामूली सा चेंज आता है नैनोमीटर्स के अंदर या पिकोमीटर्स के अंदर या माइक्रोमीटर्स के अंदर, बहुत छोटा चेंज आता है, ठीक है। आपको महसूस भी नहीं होगा इतना छोटा चेंज आएगा, लेकिन आता ज़रूर है हीट देने पर। जो भी किसी भी रॉड के अंदर किसी भी सब्सटेंस की लेंथ में हीट देने की वजह से जो इंक्रीमेंट लग जाता है, जो चेंज, जो एक्सपेंशन आ जाता है, उसको हम लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कंसीडर अ यूनिफॉर्म मेटालिक रॉड एंड इनिशियल टेम्परेचर T1 इज L1। अभी आपने हीट नहीं दी, उस वक्त जो टेम्परेचर मौजूद है किसी भी मेटालिक रॉड का वो क्या है, T1 है, और उसकी लेंथ जो है वो L1 है। अब आप क्या करते हैं, उस रॉड को हीट अप करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, उसका टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है। जाहिर है कि टेम्परेचर चेंज हुआ, जो टेम्परेचर चेंज हुआ उसको हम डेल्टा T कहेंगे, ठीक है। और फाइनल लेंथ क्या बन गई उसकी, L2 बन गई। इनिशियली L1 थी, फाइनली L2 हो गई। अब जो चेंज आया वो चेंज कैसे लिखेंगे, डेल्टा L के नाम से लिखेंगे। अच्छा, अब सब जो ये बातें बोली हैं इसका ज़रा मैथमेटिकल रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। अब देखिए, 2 बातें हैं आपके पास। लेट सपोज 2 रॉड्स हैं, एक छोटी रॉड है, एक बड़ी रॉड है, ठीक है। आप जो हैं दोनों रॉड्स को जो है सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। छोटी रॉड के अंदर कम चेंज आएगा, बड़ी रॉड के अंदर एज कम्पेयर टू स्मॉलर रॉड ज़्यादा चेंज आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो इनिशियल साइज पे भी डिपेंड करता है। दैट्स वाई तो लिखा हुआ है कि पहली इक्वेशन के अंदर कि डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। जितनी बड़ी रॉड होगी उतना ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा, जितनी छोटी रॉड होगी उतना कम चेंज आएगा। दूसरी बात क्या है कि अगर रॉड के साइज सेम है, ठीक है, लेट सपोज, और हम उसको टेम्परेचर के एक में टेम्परेचर चेंज कम करवा रहे हैं, एक में टेम्परेचर चेंज ज़्यादा करवा रहे हैं, तो वो जिसमें ज़्यादा करवाएंगे उसमें ज़्यादा चेंज आएगा, जिसमें कम करवाएंगे उसमें कम चेंज आएगा, ठीक है। तो डेल्टा L इसलिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा T के। आगे ये वाली बात समझ में। पहला फैक्टर क्या था कि चेंज इन लेंथ डिपेंड करती है इनिशियल लेंथ के ऊपर। दूसरा फैक्टर क्या है कि चेंज इन लेंथ जो है वो डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में बात बताई थी मैंने आप लोगों को कि व्हेन 2 इक्वेशंस आर प्रोपोर्शनल टू सेम वेरिएबल देन वी आर सपोज टू कंबाइन बोथ द इक्वेशंस। जब भी 2 इक्वेशंस क्या हों, प्रोपोर्शनल हों एक सेम वेरिएबल के, तो हमारा क्या मकसद होता है, हमारे पर क्या फ़र्ज़ है कि हम उन दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर दिया, तो क्या बन गया, डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा T।
अच्छा जनाब, अब क्या हुआ कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो आप जानते हैं इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट लगता है। इत्तेफाक से यहाँ पे प्रोपोर्शनल जैसे ही कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं अल्फा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल वन डेल्टा टी। वेन एवर यू वॉन्ट टू फाइंड द चेंज इन लेंथ यू हैव द फॉर्मूला दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल वन डेल्टा टी। अब सर हमें चेंज इन लेंथ नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि जो फाइनल लेंथ हुई है बेसिकली किसी भी रॉड की, हम वो फाइंड आउट कर लें। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे। तो जनाब हम पीछे पढ़ के लास्ट स्टेप क्या पढ़ कर आए थे कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल वन डेल्टा टी। हम जानते हैं कि चेंज कैसे निकाला जाता है, बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को माइनस करके। दैट्स वाई डेल्टा एल किसके बराबर है, एल टू माइनस एल वन के बराबर है। एल वन पहले स्टेप में क्या हो रहा है माइनस, सेकेंड स्टेप में वहाँ जाके क्या हो गया प्लस हो गया। अब दो जगह एल वन मौजूद है, हमने क्या किया एल वन को कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाल लिया तो इक्वेशन क्या बन गई, एल टू इज इक्वल्स टू एल वन वन प्लस एल्फा डेल्टा टी बन गई। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा टी का मतलब क्या होता है टी टू माइनस टी वन। तो हमने डेल्टा टी की जगह क्या पुट करवा दिया, टी टू माइनस टी वन पुट करवा दिया। तो दो आंसर आपके पास आ गए, तीन आंसर आपके पास आ गए। पहला आया जो पिछली वाली स्लाइड में मौजूद था, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल वन अल्फा एल वन डेल्टा टी। अगर आप चाहते हैं कि फाइनल लेंथ मालूम कर लें उस रॉड की तो एल टू इक्वल्स टू एल वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। सही हो गई बात यहाँ तक। और डेल्टा टी की जगह आप टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हैं। तो एक और रिजल्ट ये बन के सामने आ गया। डायग्राम में साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि एक रॉड जो है जिसकी लीनियर एक्सपेंशन हुई है, इनिशियली उस रॉड की लेंथ एल वन थी और फाइनली उस रॉड की लेंथ क्या हो गई एल टू हो गई। और जितनी बड़ी है एल वन से ये, तो ये जो चेंज जो है बेसिकली वो डेल्टा एल कहलाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है जनाब, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बेसिकली क्या है कि किसी भी मेटालिक रॉड के अंदर, किसी भी रॉड के अंदर चेंज कितना आया उसका। और ये किसी भी मेटालिक रॉड की मतलब ये है कि अगर वो स्टील की है तो उसके अंदर चेंज कुछ और आएगा, अगर वो जो है वो एलुमिनियम की है तो कुछ और आएगा। मतलब हर मेटल का जो कोफिशिएंट होता है, नेचर होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आप क्या करें, जो भी चेंज इन लेंथ आया आपके पास, ठीक है, उसको डिवाइड करवा दीजिए किस किस से, इनिशियल लेंथ से और चेंज इन टेम्परेचर से। जो भी उसका रेशो आएगा, यानी जो भी उसका आंसर आएगा बेसिकली वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। ठीक है, क्या है डेफिनेशन, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल यानी कि पर यूनिट इनिशियल लेंथ, पर की लाइन डली हुई है नीचे अपॉन की लाइन। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि इनिशियल लेंथ भी और राइज इन टेम्परेचर भी। इनिशियल लेंथ L1 है और राइज इन टेम्परेचर क्या है डेल्टा टी है। इसका आंसर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा। अब चूंकि डेल्टा एल का यूनिट भी मीटर है और L1 का यूनिट भी मीटर है, तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, दोनों मीटर मीटर कैंसिल हो गए। और डेल्टा टी का यूनिट क्या होता है, केल्विन इनवर्स होता है या सेंटीग्रेड इनवर्स होता है। ठीक है, अच्छा अब डेल्टा टी का क्या होता है यूनिट, केल्विन होता है और सेंटीग्रेड या सेल्सियस होता है। अब जब ऊपर जाएगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 अपॉन केल्विन और 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब ऊपर हमने शिफ्ट कर दिया इसको तो क्या बन जाएगा, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि डेल्टा एल का यूनिट क्या है मीटर, L1 का यूनिट भी क्या है मीटर, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसिल, नीचे क्या बचा हमारे पास केल्विन और सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं उसको हम। आप ये बात जानते हैं जब भी कोई डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है। दैट्स वाई यूनिट क्या बन गया, केल्विन इन्वर्स और सेंटीग्रेड इन्वर्स। ठीक है, अब जिस तरीके से लीनियर एक्सपेंशन पढ़ कर आए, लीनियर एक्सपेंशन क्या थी कि हमारे पास किसी भी बॉडी में जो लेंथ में चेंज आ रहा था वो लीनियर एक्सपेंशन थी। लेकिन अब किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम में जो चेंज आएगा बेसिकली वो क्या होगा, हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन होगी। आगे बात समझ में आई, सेम थिंकिंग है, सेम डेरिवेशन है। वहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ था वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि भाई चेंज इन वॉल्यूम जो है वो किसी भी बॉडी के इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होगा, वहाँ इनिशियल लेंथ के बराबर था। दैट्स वाई वहाँ जहाँ जहाँ वहाँ पर एल था यहाँ यहाँ वी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ हम लेंथ की बात कर रहे थे, यहाँ हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सारे वही कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। वो क्या कि वहाँ डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू L1 था या डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू V1 है। ठीक है, मतलब क्या, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है चेंज इन वॉल्यूम के ऊपर, और सिमिलरली चेंज इन टेम्परेचर भी चेंज इन वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है, जैसे कि लीनियर एक्सपेंशन में करता था।
अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि डेल्टा वी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हुआ, वी वन डेल्टा टी के, साइन ऑफ प्रोपोर्शनली हटा, इक्वल्स के बाद कांस्टेंट लग गया, वहाँ कांस्टेंट अल्फा लगा था, यहाँ पर कांस्टेंट बीटा लगता है, अल्फा शो करता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा शो करता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, सेम सारी बातें हैं, जहाँ जहाँ एल था वहाँ यहाँ क्या आ गया, वी आ गया। ठीक है, फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप लेक्चर के बाद मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ दो क्यूब्स हैं में, एक छोटा वाला क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है वो V1 है, ठीक है, और जो एक बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या है, V2 है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, डायग्राम में इसलिए दिखाया है कि आपको पता चले कि चेंज आया है, बहुत ही माइनर चेंज आता है। इसी वजह से बीटा और अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो है वो बहुत ही छोटी होती हैं, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर्स के अंदर होती हैं। ठीक है जनाब, अब इसके बाद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा, ज़रा उसको देख लेते हैं पहले। अच्छा जनाब, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जैसे कि वहाँ पे चेंज इन लेंथ था, यहाँ चेंज इन वॉल्यूम है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, वहाँ फॉर्मूला था अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी, यहाँ फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी। इसका यूनिट भी जो है अल्फा की तरह केल्विन इनवर्स और सेंटीग्रेड इनवर्स ही होता है। ठीक है जनाब, अच्छा अब जो है बड़ी मेन इस आपके पास एक डेरिवेशन है, उसको समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह अपना लेक्चर को ख़त्म करेंगे हम। देखें सवाल पूछा जा रहा है कि शो दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस इज द थ्राइस ऑफ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आप जानते हैं वॉल्यूम 3 डायमेंशनल क्वांटिटी यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और लेंथ सिंगल डायमेंशन है, तो ऑब्वियसली जो आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा वो 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होगा। तो इस बात को हमने प्रूव करना है, आइए करते हैं। देखें सबसे पहली बात क्या कि आपने एक क्यूब कंसीडर किया जिसकी लेंथ जो है वो L1 है, ब्रेथ B1 है और हाइट जो है वो H1 है। तो इस तरीके से उसका वॉल्यूम क्या हो गया, V1 इज इक्वल्स टू L1 B1 H1, क्योंकि ये वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इनिशियली द फॉर्मूला ऑफ दिस क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इज V1 इक्वल्स टू L1 B1 H1। ठीक है, चलते हैं आगे, और टेम्परेचर इस वक्त क्या होगा सर, T1 होगा। अब जब हम इस क्यूब को हीट करेंगे तो टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 हो जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। देखें जनाब, कह रहे हैं लेट द क्यूब बी हीटेड T2, इट्स लेंथ बिकम्स L2, ब्रेथ इज B2 एंड हाइट इज H2 सच दैट इट्स वॉल्यूम इज V2। ठीक है जनाब, तो V2 जो है क्या बन गया, जैसे वहाँ L1 B1 H1 था, या L2 B2 H2 हो गया। अच्छा एक और बात, आप इस क्यूब में देखें कि जो बेस है वो बेसिकली आपके पास क्या है, लेंथ है, और जो दूसरे नीचे वाली बेस पे जो पीछे की साइड जा रही है वो क्या है, ब्रेथ है, और जो ऊपर की साइड जा रही है वो क्या है, हाइट है। ठीक है, अच्छा हर डायमेंशन साइमल्टेनियसली बढ़ेगी, लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेथ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी। 3 डायमेंशन, 3 एक्सिस पे काम होगा, लेंथ भी बढ़ेगी, ब्रेथ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी। अच्छा जो लेंथ बढ़ेगी उसका फाइनल लेंथ का फॉर्मूला अभी पढ़ा कर आया हूँ, L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब जाहिर है लेंथ का फॉर्मूला अगर ये होगा तो ब्रेथ का भी होगा, हाइट का भी होगा। हर कोई अपनी डायमेंशन में बेसिकली है तो लेंथ, अगर लेंथ जो है वो x डायमेंशन में है और हाइट जो y डायमेंशन में, तो ब्रेथ किस में होगी, z डायमेंशन में होगी। ठीक है, z डायरेक्शन में होगी, डायमेंशन के डायरेक्शन के लिए एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला एज कम्पेयर टू लीनियर एक्सपेंशन क्या बन जाएगा, सेम रहेगा। L2 इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, B2 इक्वल्स टू B1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, H2 इक्वल्स टू H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तमाम वैल्यूज़ को हमने पुट करवाया इक्वेशन 2 के अंदर। L2 को की जगह पर L2 की वैल्यू, B2 की जगह पर B2 की वैल्यू, H2 की जगह पर H2 की वैल्यू। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी, तो क्या इक्वेशन बन गई, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय B1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप जानते हैं बहुत छोटे लेवल से जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी जो है वो क्या है, सेम बेस है, जब मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो गई, क्यूब हो गई। L1 B1 मल्टीप्लाई बाय H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब हो गया। फिर एक और बात भी जानते हैं कि फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा होगा रेड कलर से आपको कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। अच्छा जनाब, इसके अंदर जो पहला वाला जो आपके पास 1 है वो बेसिकली a है, और जो अल्फा डेल्टा टी है वो क्या है, b है। तो हमने पहले क्या किया, इस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के होल क्यूब को हमने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो देख लीजिए इवैल्यूएशन कैसे कराइए, 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर होता है, तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी, फिर
थ्री ए बी स्क्वायर होता है तो 3 × 1 × अल्फ़ा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी क्यूब होता है तो अल्फ़ा डेल्टा टी का क्यूब कर दिया। फिर जब सॉल्व सिंप्लीफाई किया तो 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी क्यूब हो गया। ठीक है, अभी बताई थी ये बात कि अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो बहुत छोटी होती है। जब आप किसी छोटी चीज़ का स्क्वायर और उसकी क्यूब पावर करेंगे तो वो मज़ीद छोटी हो जाएगी। अगर यकीन ना आए तो कैलकुलेटर में करके ले देख लीजिएगा कि एक छोटी क्वांटिटी लीजिए 0.1 लेट सपोज, ठीक है, उस 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 0.01, ठीक है, मज़ीद छोटा हो गया। फिर जब 0.01 का और स्क्वायर करेंगे तो आंसर और छोटा हो जाएगा 0.00001। लेकिन छोटी क्वांटिटी की जो हायर पावर्स होती हैं वो मज़ीद छोटी होती जाती हैं, इतनी छोटी होती जाती हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 हो जाती हैं। अच्छा, अब जब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 हो गई अल्फ़ा की हायर पावर तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब जो है वो 0 के बराबर है। तो अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूँ, 0 लिख दूँ। ठीक है, जब 0 से डेल्टा टी क्यूब और 0 से डेल्टा टी स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ बच क्या गया आपके पास 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी बच गया। ठीक है, अच्छा अब इसकी वैल्यू को हमने पुट करवा दिया इक्वेशन नंबर 3 की जगह पर, जो कि क्या थी पहले v2 इज इक्वल्स टू L1 B1 H1 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब। अब 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब जगह क्या आ गया, उसकी वैल्यू आ गई जो कि क्या है 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी है। ठीक है जनाब, जहाँ पे लिखा हुआ है ना नाउ इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, उसके नीचे वाली की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ कि L1 B1 H1 जो है पीछे वाले स्लाइड में आप जानते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो V1 के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया L1 B1 H1 की जगह क्या लिख दिया, V1 लिख दिया। तो इक्वेशन क्या बन गई, V2 इक्वल्स टू V1 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। आगे मैंने हिंट दे दिए कहाँ से हुआ V1 कहाँ से आया, L1 B1 H1 की जगह पर इक्वेशन 1 से आया। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अच्छा फिर हम ये भी जानते हैं, अभी पढ़कर आए हैं, कहाँ से पढ़कर आए हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन वाले टॉपिक से, कि V2 जो है बराबर होता है किसके, V1 1 + बीटा डेल्टा टी के। इक्वेशन 5 का नाम दे दिया इसको हमने। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 जो है वो दोनों V2 के इक्वल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। तो देखते हैं कंपेयर ये कैसे हुई। जब हमने इक्वेशन नंबर 4 और 5 को कंपेयर कर लिया तो क्या क्या बन गया, V1 1 + बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू V1 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। V1 दोनों साइड पे मौजूद है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या बचा, 1 + बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, दोनों साइड पे 1 मौजूद है, कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या बचा, अच्छा कैसे कैंसिल हो गया ये बात बच्चों को समझ में ना आए तो प्लस देखें, डायरेक्ट कैंसिल किया। कैसे किया है, +1 हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर भी कैंसिल होगा 1 - 1। ठीक है, तब भी खत्म होगा, तो हमने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि आप बड़े हो गए, सेकेंड ईयर में आ गए हैं। ठीक है, फिर बचता है बी डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। मकसद क्या था कि डेल्टा टी बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड होता तब भी कैंसिल हो जाता, तो मैंने डायरेक्ट ही कैंसिल कर दिया। इन दी एंड हमने जो चाहते थे वो हमने आंसर जो है वो ड्राइव कर लिया, बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। कोई अगर पूछे वाई बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा तो आप साफ साफ उसको जवाब दे देंगे कि सर बीटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, वो 3 डायमेंशन होता है, और अल्फ़ा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वो 1 डायमेंशन होता है। दैट्स वाई बीटा जो है वो 3 अल्फ़ा के बराबर है, क्योंकि बीटा 3 डायमेंशन होता है, अल्फ़ा सिंगल डायमेंशन होता है। आगे बात समझ में ये वाली इंशाल्लाह समझ में आगे कोई डेरिवेशन, जिसको ना समझ में आए वो मुझसे लेक्चर के बाद जो वो पूछ सकता है। और यहाँ पर आपके लेक्चर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है वो ख़त्म हुआ। जज़ाकल्लाह खैर।